हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसी के साथ साथ हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है। लक्ष्मीकांत के हमने अब तक 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसमें जो ये सीरीज़ है हमारी, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करते हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्री में या मेंस में, उसको हम कंप्लीट करते हैं। फिर जो हमारी इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आती है, उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। तो आप लोग हमारी जो है प्लेलिस्ट में जाके इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए और बताइए कि आप लोगों को कैसी लग रही है। तो आज की सीरीज़ का लक्ष्मीकांत का चैप्टर है चैप्टर 13। इसको हम देखेंगे। चैप्टर 13 क्या है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम के बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा इंट्रो देंगे कि भारत का जो संविधान है वह एक संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम को अपनाता है, लेकिन यह पारंपरिक संघीय मॉडल से भिन्न है। यह एक संघात्मकता की भावना के साथ साथ एकात्मक विशेषताओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी के संदर्भ में कहा था कि संविधान भारत को एक संघ बनाता है, लेकिन एक लचीला संघ है जिसमें आवश्यकतानुसार एकात्मकता विशेषताएं कार्य कर सकती हैं। तो ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है किसने कहा है कि संविधान भारत को एक संघ बनाता है, लेकिन यह लचीला संघ है जिसमें आवश्यकता के अनुसार एकात्मक विशेषताएं कार्य कर सकती हैं। तो ये कथन किसका है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। फेडरलिज्म, ये क्या होता है, संघीय व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संविधान के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है, इसमें जो है क्या बताया गया है कि जो संघवाद है, संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता दो या दो से अधिक स्तरों में विभाजित होती है, जैसे केंद्र और राज्य। प्रत्येक स्तर की सरकार की एक सीमित स्वतंत्र क्षेत्राधिकार होता है जो संविधान के द्वारा निर्धारित करता है। मतलब जो है इसमें क्या बताया है कि संघवाद जो है क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो सत्ता है वो दो दो जो है स्तरों पर विभाजित है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो ये हमने देखा कि संघवाद क्या होता है। इसका हम उदाहरण देखेंगे। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो है संघात्मक, और भारत में क्या है, भारत जो है वो अर्ध संघात्मक व्यवस्था को अपनाता है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि संघवाद के आवश्यक तत्व क्या हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, दो स्तरों की सरकारें हैं। जो अभी हमने इसमें जो बात की थी कि इसमें जो सत्ता है वो दो स्तरों पर स्थानांतरित होती है, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। दूसरा क्या है, जो भारत का जो संविधान है वो क्या है, लिखित संविधान है। शक्तियों की जो है इसके अंतर्गत स्पष्ट सीमा बताई गई है। फिर संविधान की सर्वोच्चता की बात करता है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है कि कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता है। फिर क्या है, संविधान की कठोरता। इसमें क्या है, संशोधन में दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक है। संशोधन की जो है विशेष प्रक्रिया होती है, उसमें जो दोनों स्तर मतलब केंद्र और राज्य दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक है। तो ये क्या दिखाता है, ये संविधान की कठोरता को दर्शाता है। शक्तियों का विभाजन स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ है। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। विवादों का जो है स्वतंत्र जो न्यायपालिका है इसकी, ये विवादों का समाधान करती है। ये क्या करती है, दोनों सरकारों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनको सुलझाने का कार्य करती है। तो न्यायपालिका का ये कार्य होता है। भारत में ये सभी तत्व किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने देखा संघवाद के आवश्यक तत्व। संघवाद क्या होता है, दो स्तरों की सरकारें होती हैं, केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर, उसे हम संघवाद बोलते हैं। इसके आवश्यक तत्व को हमने देखा। इसमें क्या, जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि दो स्तर की सरकार, जो हमने अभी बताया आप लोगों को। दूसरा क्या है, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता। शक्तियों के विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत विवादों का निपटान किया जाता है। मतलब दोनों सरकारों के बीच जो विवाद जो होते हैं उनको सुलझाने का काम करती है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संघवाद की विशेषताएं।
भारत के संघवाद की क्या विशेषताएं हैं? जो पहला है, 2 स्तरों की सरकारें। ये जो फैक्ट हैं ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस में दोनों में ही इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है 2 स्तरीय सरकार, जिसमें केंद्र और राज्य की स्पष्ट संरचना, दोनों को संविधान में सत्ता प्राप्त है। इसमें जो है क्या बताया गया है, केंद्र सरकार मतलब जो है 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का मतलब है केंद्र सरकार जो कि पूरे देश के लिए, राज्य सरकार जो कि केवल जो है राज्यों के लिए। दूसरा क्या है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन के बारे में कहाँ प्रोविज़न किया गया है? ये भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ दी गई हैं, शेड्यूल जो दिए गए हैं, तो 7वें जो अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है कि शक्तियों के विभाजन की बात की गई है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत कौन-कौन से जो है विषयों पर जो है संघ सूची कार्य कर सकती है, राज्य सरकार जो है कार्य कर सकती है और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है दोनों आते हैं। तो इसमें जो है क्या है, जो संघ सूची है, संघ सूची जो है किससे संबंधित है? यह केवल जो है केंद्र से संबंधित है। इसमें जो है संघ सूची से संबंधित जितने भी जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें कौन इसके अंतर्गत जो है कानून बना सकता है? तो इसके अंतर्गत विधि बनाने की जो शक्ति है वो दी गई है केवल केंद्र सरकार को। तो ये जो है कौन सी है? यूनियन लिस्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है? राज्य सूची। ये स्टेट लिस्ट है। इसमें जो है कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो केवल जो है स्टेट गवर्नमेंट को होती है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। ये जो है दोनों मतलब इसमें जो है क्या है, दोनों दोनों जो है दोनों के बीच में जो टकराव पे अगर मान लो जो है केंद्र और राज्य के बीच में जिसके अंतर्गत जो विषय आते हैं, अगर केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई टकराव पैदा होता है तो जो केंद्र का जो है कानून है वो ही मान्य होगा यहाँ पे समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो ये हमने जो है देखा, तो ये आपका जो है प्री के प्रोस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो है सूची के अंतर्गत कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। तो कौन सी जो अनुसूची है? ये 7वीं अनुसूची है। तो इसमें जो है कि इसमें हम विषय को देखेंगे कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आज शामिल हैं। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय आते हैं, मतलब 100 सब्जेक्ट के बारे में है। राज्य सूची किससे संबंधित है? राज्य सूची में 60 हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये जो फैक्ट है ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है क्या है, संघ सूची में जो मेन जो विषय हैं उसको हम देखेंगे। इसका जो उदाहरण है, पहला क्या है, रक्षा और विदेश नीति से संबंधित जो विषय हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो पावर जो दी गई है कानून बनाने की वो किसको दी गई है? वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और कृषि से संबंधित जो है और अन्य जो है विषय आते हैं। इसमें जो पावर जो दी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। समवर्ती सूची में शिक्षा और विवाह से संबंधित विषय आते हैं। दोनों के मध्य जो है टकराव की स्थिति में जो है क्या होता है, केंद्र का जो कानून होता है वही मान्य होगा। इसमें जो है क्या बात करता है कि यदि टकराव हो तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। यह जो है क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है एकात्मक प्रगति को। इसीलिए कहा गया है कि यह जो है अर्धसंघात्मक है। नेक्स्ट क्या है? लिखित और सर्वोच्च संविधान। संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र व राज्य की शक्तियाँ परिभाषित करता है। मतलब लिखित संविधान होने के कारण जो है स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में ये प्रोविज़न किया गया है केंद्र और राज्य की शक्तियों के बारे में। तो स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित किया गया है कि केंद्र को क्या क्या पावर दी गई हैं और राज्य को क्या क्या पावर दी गई हैं। दोनों सरकारें संविधान के ही अधीनस्थ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जो भी जो गवर्नमेंट है वो संविधान में जो प्रोविज़न किया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। नेक्स्ट क्या है? संविधान की कठोरता। इसमें क्या है? संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 368 संशोधन की विशेष प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करता है। कुछ संशोधनों में राज्यों को सहमति दी गई है आर्टिकल 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अंतर्गत जो है क्या है, उच्चतम न्यायालय अंतिम व्याख्याकार होता है। संघ और राज्य के बीच विवादों का समाधान किया जाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 131। ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघ और राज्य के बीच विवादों का समाधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये कौन सा है? ये 131 के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें जो है क्या है, दोनों सरकारों के बीच जो है विवाद को सुलझाने का कार्य जो है कौन करती है? न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे
भारत का अर्धसंघवाद। भारत का जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है? अर्धसंघवाद क्वासी फेडरलिज्म की है। इसमें क्या है कि भारत अमेरिका संघवाद जैसा पूर्ण संघात्मक नहीं है। भारत केंद्रमुख संघवाद को अपनाता है। प्रोफेसर केसी हुइयर ने एक कथन दिया था कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट विद ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। तो ये जो है क्या जो प्रोफेसर जो केसी हुइयर है उन्होंने जो है इसको जो भारत का जो संविधान है उसे अर्धसंघात्मक जो है संविधान के रूप में परिभाषित किया है। तो ये जो है फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान के रूप में जो है बताया है, तो कौन है? प्रोफेसर केसी हुइयर। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में एकात्मक प्रवृत्तियों के जो है कुछ उदाहरण। इसके अंतर्गत जो है कि कौन सी ऐसी इसकी विशेषता है भारतीय संविधान की जो ये दर्शाती है कि ये जो है एकात्मक है। पहला क्या है? एकल नागरिकता। इसमें भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दूसरा क्या है? राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। इसमें केंद्र सरकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का विभाजन सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। संसद जो है नए राज्य बना सकती है, सीमाओं को बदल सकती है। राज्य की जो है सहमति इसमें ज़रूरी नहीं है। तो ये जो है क्या बताया गया है कि ये इसकी एकात्मक विशेषता को दर्शाता है। तो ये जो है डायरेक्ट आपके प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अंतर्गत जो है संसद नए राज्य की जो है सीमाओं को बदल सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो ये है आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। दूसरा क्या है? राज्य के पास कोई पृथक संविधान नहीं है। केवल जम्मू कश्मीर जो कि पूर्व में था को विशेष संविधान का दर्जा प्राप्त था इसके अंतर्गत, जो कि अब निष्क्रिय हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल जो है या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, केंद्र का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी नियुक्ति जो है ये केंद्र के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और केंद्र का ही प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करते हैं। तो ये भी इसके जो भारतीय संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपातकालीन प्रावधान। इसमें क्या है? आपातकाल में संघीय ढांचा लगभग समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 352, 356, 360 ये जो किससे संबंधित है? ये जो प्रावधान करता है आपातकाल से संबंधित प्रावधान करता है। ये फैक्ट भी डायरेक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? संघवाद का अस्थायी निलंबन होता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वह कहाँ चली जाती है? वो केंद्र के हाथ में चली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे वित्तीय निर्भरता। राज्य अपने राजस्व में काफ़ी हद तक केंद्र पर निर्भर होता है। केंद्र के पास अधिक राजस्व स्रोत होते हैं। राज्य से संबंधित योजनाओं में सहायता फंड्स के लिए वह जो है किस पर निर्भर होता है? वो केंद्र सरकार पर निर्भर होता है। तो ये हमने जो है डिटेल में देखा कि भारत में एकात्मकता की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न है जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो एकात्मक है। तो पहला क्या है? एकल नागरिकता। दूसरा है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तीसरा है राज्यों के पास कोई पृथक संविधान नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो कि किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वो जो है केंद्र के द्वारा इनकी नियुक्ति भी होती है और केंद्र सरकार का ही प्रतिनिधि भी जो है होते हैं ये। फिर क्या है? आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल में संघीय ढांचा लगभग समाप्त हो जाता है। वित्तीय निर्भरता के अंतर्गत जो है क्या हमने देखा कि राज्य अपने राजस्व की काफ़ी हद तक केंद्र पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि केंद्र के पास जो अधिक राजस्व का स्रोत नहीं होता है। राज्य सरकार अपनी योजनाओं के लिए फंड्स के लिए जो है केंद्र पर निर्भर रहते हैं। तो ये हमने जो है इसको डिटेल में देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे संविधान में संघ शब्द की व्याख्या कौन से आर्टिकल में की गई है। तो आर्टिकल जो 1 है वो क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्य संघ के रूप की जो है बात करता है। इसमें यहाँ संघ शब्द इंगित करता है कि भारत को अलग नहीं, मतलब भारत जो है जो कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये फैक्ट आपके जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैचिंग में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है आर्टिकल क्या प्रावधान करता है।
तो आर्टिकल 1 जो है किससे संबंधित है? भारत राज्य का संघ है, जो कि आर्टिकल 1 बात करता है भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्य जो है उससे अलग नहीं हो सकते हैं, राज्य मतलब भारत से अलग नहीं हो सकते हैं इसके अंतर्गत। फिर अनुच्छेद जो है 245 और 255 में किससे संबंधित है? यह विधायी शक्तियों का विवरण से संबंधित है। ये जो सारे जो है आर्टिकल हैं, ये सारे आपके प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 256 से 263, इसमें क्या है? कार्यपालिका शक्तियों के वितरण से संबंधित है। आर्टिकल 280 ये वित्त आयोग की बात करता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लोग जो है प्री के PYQ सॉल्व कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? शेड्यूल 7 में क्या बात करता है? सूची प्रणाली दी गई जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में प्रावधान किया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लिए इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का सहकारी संघवाद। इसमें क्या है? केंद्र और राज्य मिलकर योजनाएं बनाते हैं, मतलब केंद्र और राज्य सरकार है वो मिलकर क्या करते हैं? योजनाएं बनाते हैं और उनको क्रियान्वित करते हैं। इसके अंतर्गत नीति आयोग, GST परिषद जैसे संस्थान राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी प्रदान करते हैं। टीम इंडिया की भावना से केंद्र और राज्य सहयोग कर रहे हैं। इसका उदाहरण हम किसे देखेंगे? नीति आयोग, जिसमें सहमति पर आधारित नीति निर्माण से संबंधित है। GST परिषद, दोनों सरकारों की भागीदारी इसमें होती है। और SDGs लक्ष्यों की जो है संयुक्त निगरानी से संबंधित है। टीम इंडिया कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत राज्यों को भागीदार माना गया है, इसे जो है आज्ञा पालक नहीं। नेक्स्ट क्या देखेंगे? प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। इसमें क्या है? एक राज्य दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं निवेश, शासन, शिक्षा आदि क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। राज्य जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है किस क्षेत्र में? निवेश के, शासन और बुनियादी ढांचे, शिक्षा आदि के क्षेत्र में। इसमें इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, राज्यों की रैंकिंग के माध्यम से नीति आयोग द्वारा राज्यों का प्रदर्शन का मूल्यांकन इसके अंतर्गत जो है किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? संविधान संशोधन में संघवाद का क्या प्रभाव है? तो इसमें क्या है? सातवां जो संशोधन है 7 जो अमेंडमेंट है 1956 का, यह किससे संबंधित है? यह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ये फैक्ट आपके प्री के फ्रंट ऑफिस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो कौन सा अमेंडमेंट करता है? तो कौन सा अमेंडमेंट है? 7th अमेंडमेंट है 1956 का। इसमें क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 42 अमेंडमेंट 1976। ये जो किससे संबंधित है? ये समवर्ती सूची में कुछ विषय जोड़े गए हैं केंद्र की जो है इसके समवर्ती सूची में नए विषय जोड़ दिए गए हैं, तो इससे क्या हुआ है? इससे केंद्र की जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ गई हैं। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या है? त्रिस्तरीय संघवाद से संबंधित है। यह स्थानीय शासन को मान्यता देता है। यह त्रिस्तरीय संघवाद की शुरुआत करता है और स्थानीय शासन को मान्यता देता है। तो ये हमने देखा कि संविधान संशोधन और संविधान के संशोधन और उसका संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे इस चैप्टर से जो है संबंधित जो निष्कर्ष है उसमें क्या हमने लिखा है कि भारत का जो संघवाद है एक लचीला और व्यवहारिक मॉडल है जो विविधताओं से भरे देश में एकता बनाए रखने के लिए उपयुक्त है। यह संघवाद के मूल सिद्धांतों को अपनाते हुए राष्ट्रीय अखंडता और विकास को प्राथमिकता देता है। संघवाद के विवादों में सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का कथन SR मुंबई के केस में 1994 में भारत का संघवाद संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। संघवाद जो SR मुंबई का जो निर्णय आया 1994 का, उसमें क्या कहा गया है कि संघवाद संविधान की मूल संरचना है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि हमने पूरा डिटेल में देख लिया है। संघीय व्यवस्था से संबंधित हमारा चैप्टर है, चैप्टर 13 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब तक पूरे जो है इस लक्ष्मीकांत के चैप्टर 13 कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग
जिस किसी ने भी इसके पहले की जो क्लास जो हुई है और नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके प्री में बन सकते हैं या जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो ये जो है ये हमने पूरे अनुच्छेदों को यहाँ पे लिखा है, आप लोग इसको डिटेल में याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 1 क्या बात करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 245 255 में क्या बताया गया है, विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। आर्टिकल 256 263 कार्यपालिका की शक्तियों के वितरण से संबंधित है। 280 क्या बात करता है, वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 131 केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का सर्वोच्च न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 368 संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो ये सारे आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है प्री में, तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। और इसी जो है टॉपिक से रिलेटेड आपका मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, जिसको आपको पूरा डिटेल में बताना होगा उसमें। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में शक्ति वितरण किस अनुसूची में दिया गया है। तो ये किस अनुसूची में दिया गया है, ये दिया गया शक्ति के वितरण के बारे में प्रावधान दिया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, जैसा कि हमने भी आप लोगों को बताया था। इसके तहत शक्तियों के वितरण से संबंधित है। संघ सूची में जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है। राज्य सूची में जो कानून बनाए जाते हैं वो किसके पास पावर दी गई है, वह स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। और जो समवर्ती सूची होती है उसमें जो है ये दोनों संबंधित विषय आते हैं इसके अंतर्गत। किंतु अगर जो है दोनों के बीच में अगर टकराव की स्थिति पैदा होती है तो इसकी जो पावर दी गई है वो केंद्र सरकार को दी गई है। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत तीनों अनुसूचियों के बीच विधायी शक्तियों के पृथक्करण को स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जीएसटी परिषद किस प्रकार भारत के संघवाद का उदाहरण है। जीएसटी परिषद भारत के सहकारी संघवाद का प्रतीक है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर नीति बनाते हैं। यह केंद्र राज्य साझेदारी की संस्थागत अभिव्यक्ति है। परिषद में दोनों के प्रतिनिधि होते हैं और निर्णय सर्वसम्मति से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, भारत में संघवाद की प्रकृति को किस विद्वान ने क्वासी फेडरल कहा है। तो ये किसने कहा है, केसी हुइयर ने कहा है। केसी हुइयर ने भारतीय संघवाद को क्या कहा है, क्वासी फेडरल कहा है। इसका अर्थ है कि भारत में संघात्मकता तो है, लेकिन जब आवश्यक हो केंद्र को प्रमुखता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके अंतर्गत ये जो कथन है सही है कि भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि अमेरिका जैसे संघों में द्विनागरिकता राज्य और संघ दोनों होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था की कौन सी विशेषताएं एकात्मक प्रवृत्ति का संकेत देती हैं। तो कौन सी व्यवस्था है, ये है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356, आपातकाल में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ केंद्र को स्थानांतरित हो जाती हैं, जो कि इसके एकात्मक झुकाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ में नया राज्य बनाने की जो शक्ति दी गई है वो किसके पास दी गई है। यह शक्ति आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद को दी गई है। वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों का विलय कर सकती है, विभाजन और नाम में परिवर्तन कर सकती है। राज्य की विधानसभा से राय लेना आवश्यक है, लेकिन उसकी सहमति बाध्यकारी नहीं है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब ठीक से पूरा जो है जब चैप्टर देखेंगे तो उससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप अच्छे से उसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया में संघवाद की झलक किस प्रकार मिलती है। अनुच्छेद 368 के तहत कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें राज्यों की आधे से अधिक विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। यह संघवाद की संवैधानिक संरचना को दर्शाता है। इसके अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का चुनाव, विधायी शक्तियों का विभाजन,
राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में राज्य पुनर्गठन आधार कौन सा है? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन 1956। कौन सा 7वां संविधान संशोधन जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। इसके बाद अनेक राज्य भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि प्री का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करती हैं? तो कौन सी है? नीति आयोग। अब हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन मेंस में आपके बन सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय संघवाद सहकारी कम केंद्रमुखी केंद्राभिमुख अधिक है, इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या बताएंगे, संघवाद के बारे में बताएंगे कि संघवाद क्या होता है। तो अभी हमने जो कि चैप्टर में देखा कि संघवाद क्या है, इसमें जो है इसमें 2 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर की। इसमें क्या बताया है कि जो है संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति का जो वितरण है वो 2 स्तरों की सरकारों केंद्र और राज्य के बीच में होता है। भारतीय संविधान संघात्मक ढांचे को अपनाता है, परंतु इसकी प्रवृत्ति केंद्राभिमुख अधिक है। नेक्स्ट क्या है, इससे संबंधित जो इसकी प्रवृत्तियों को देखेंगे। पहला जो है क्या है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, आर्टिकल 3। इसमें क्या है, केंद्र राज्य की सहमति के बिना सीमाएं बदल सकता है। दूसरा क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्यों में हस्तक्षेप का माध्यम बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपातकालीन प्रावधान। इन ये सारे जो है जो पॉइंट है आप लोग इसको जो है इस क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिख के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपातकालीन प्रावधान में क्या है, संघीय ढांचा अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 356 के बारे में प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, वित्तीय केंद्रीकरण, केंद्र के पास अधिक कर स्रोत हैं, राज्य जो है वो केंद्र के ऊपर निर्भर करता है अपनी योजनाओं के लिए, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वो प्रायः जो है केंद्र के ऊपर निर्भर रहता है। दूसरा क्या है, एकल नागरिकता एक संविधान, राज्यों को पृथक संविधान की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे सहकारी संघवाद के तत्व। पहला क्या है, बार बार हम आपको जो यही चीज़ बता रहे हैं, आप लोगों को ऐसे ही सुनते सुनते सब याद हो जाएगा। नीति आयोग और जीएसटी परिषद, इसमें क्या है, नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की बात करता है, स्थानीय स्तर पर अधिकारों के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद व्यवहारिक और लचीला है। यद्यपि संविधान में केंद्र को प्राथमिकता दी गई है, फिर भी समय के साथ सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बल मिलता है। संघवाद की सफलता राज्यों और केंद्र के बीच विश्वास व सहभागिता पर निर्भर करती है। तो ये हमारा जो है मेंस में बनने वाला पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इससे पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। जब आप इस चैप्टर को डिटेल में किए रहेंगे तो आपको प्री के क्वेश्चन या मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक से देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में भारतीय संघवाद की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि आपातकालीन स्थिति में भारतीय संघवाद संघीय ढांचे को स्थगित कर केंद्र को पूर्ण सत्ता प्रदान करता है। यह संविधान की लचीलापन क्षमता को दर्शाता है। आपातकाल के प्रकार, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये जो फैक्ट है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 352। इसमें क्या है, राज्य सूची पर भी संसद को अधिकार दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल। इसमें राष्ट्रपति शासन, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधानित है। तो कौन सा है, 356। इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन राज्य की कार्यपालिका केंद्र को स्थानांतरित करता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे वित्तीय आपातकाल। इसमें ये कौन सा जो है आर्टिकल है, आर्टिकल 360। यह केंद्र और राज्यों के बजट पर नियंत्रण से संबंधित है। फिर क्या है, संघवाद पर प्रभाव। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है,
राज्य की सत्ता निलंबित होती है, केंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष शासन। दूसरा क्या है, राज्यपाल की भूमिका बढ़ती है। नेक्स्ट है, विधायिका का विघटन और निलंबन संभव है। राज्यों की नीति निर्माण क्षमता सीमित है। इसकी आलोचना हम देखेंगे। अक्सर राजनीतिक कारणों से अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ है। उदाहरण, केरल 1959, आंध्र प्रदेश 1984, SR मुंबई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 की न्यायिक समीक्षा को स्वीकार किया। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद की यह विशेषता संकट में एकता व्यवहारिक है, परंतु दुरुपयोग को रोकने हेतु न्यायिक संवैधानिक प्रतिबंध आवश्यक है। संघवाद की भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है। तो ये हमने जो है सेकंड क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सहकारी संघवाद के उदय का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि इंट्रो में सबसे पहले हम सहकारी संघवाद के डेफिनेशन के बारे में बताएंगे कि सहकारी संघवाद क्या होता है। तो सहकारी संघवाद वह प्रक्रिया है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें नीति निर्माण और उनको क्रियान्वित करने में साझेदारी करती हैं। भारत में यह अवधारणा हाल के वर्षों में प्रमुख हुई है। इससे संबंधित जो प्रमुख पहल है उसके अंतर्गत जो पहला है वो क्या है, नीति आयोग का गठन 2015। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया जिसमें राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट क्या है, GST परिषद। इसमें केंद्र राज्य संयुक्त निर्णय से कर नीति से संबंधित है। फिर क्या है, SDGs कार्यान्वयन। इसमें राज्यों की रिपोर्टिंग व्यवस्था से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। ये किससे संबंधित है, राज्यों केंद्र की साझा जिम्मेदारी से संबंधित है। इसका प्रभाव क्या हुआ है, नीति निर्माण में सहभागिता बढ़ी है, राज्यों की आकांक्षाओं को अधिक महत्व मिला है और संसाधनों के संयुक्त उपयोग से बेहतर परिणाम आए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि सहकारी संघवाद केवल नारा नहीं बल्कि शासन का आवश्यक तत्व बन गया है। इसे सशक्त करने हेतु पारदर्शिता, संवाद और स्थायी संस्थागत तंत्र जो है आवश्यक है। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसी सीरीज़ का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस चैप्टर से बन सकता है। भारत में प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की धारणा के लाभ एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे इंट्रो में। फिर जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट होगा हम बताएंगे कि इसके क्या क्या लाभ हैं इस धारणा के और इसकी क्या सीमाएं हैं। फिर नेक्स्ट हम जो है कंक्लूजन के साथ में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्या है, इंट्रो में हमने क्या बताया है, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद वह प्रणाली है जिसमें राज्य एक दूसरे से बेहतर प्रशासन, निवेश और सेवा वितरण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका लाभ क्या होता है, सरकारों की उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है, नवाचार, नीति में नवाचार आता है, अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में जनहित सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है, उदाहरण शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, विकासशील राज्यों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा है। नेक्स्ट क्या है, रेस टू द बॉटम का खतरा, कर में छूट, श्रम नियमों में ढील, संवेदनशील क्षेत्रों में असंगत, उदाहरण पर्यावरण कानून। तो ये हमने जो है इसका क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट देखा। अब इसका हम कंक्लूजन देखेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कुशल शासन सुनिश्चित करना है। इसके लिए एक समान अवसर, पारदर्शिता और प्रदर्शन का तटस्थ मूल्यांकन ज़रूरी है। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 13 हमने कंप्लीट किया लक्ष्मीकांत का। उससे रिलेटेड जितने भी प्री में क्वेश्चन बन सकते थे या जितने भी मेंस में क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हमने डिटेल में देखा है। आप लोगों को हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आपका पेन नहीं चलेगा। थैंक यू।